सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 18 फरवरी 2022 को साइंस का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी अर्थात एफ बराबर वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 2 गुनी, आधी, चौथाई और ऑप्शन डी में दिया गया है बराबर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 दोष दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यानी किसी भी मनुष्य के नेत्र की फोकस दूरी यदि कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो याद रखिएगा, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा IR²। वीडियो को अंत में हमें ये बताइएगा कि हमारे द्वारा बताए गए कितने क्वेश्चनों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी को पहले से याद थे। पहला सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा टंगस्टन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो याद रखिएगा, एक साधारण प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 5 सतह होते हैं। और एक साधारण प्रिज्म की यह विशेषता है कि जब भी इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा साधारण प्रिज्म में 5 सतह होती हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होता है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब का आकार यदि वस्तु के आकार से बड़ा है तो अवतल दर्पण, छोटा है तो उत्तल दर्पण और समान साइज का है बराबर है तो समतल दर्पण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा माइकल फैराडे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश के प्रकिरण के कारण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को अस्पष्ट देख सकता है। आसान शब्दों में कहे तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सामान्य व्यक्ति का जो आँख है वो कितने दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है,
इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। समान नेत्र कितना दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आज तक कोई भी इसका आकलन नहीं कर पाया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी पूछा जाएगा तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है या m⁻⁻1 के द्वारा भी लिखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि अभिक्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनाता है Cu अर्थात कॉपर, H2O यानी जल में किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपचयन हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका परमाणु संख्या 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है जी। और सोडियम का जो संकेतिक चिन्ह होता है वो Na होता है, इसका लैटिन नेम नेटियम होता है। लेकिन यहाँ पे संयोजकता की बात करेंगे तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यदि एल्केन का समान सूत्र क्या होगा। यहाँ पे हमें एल्केन का समान सूत्र पूछा गया है, तो याद रखिएगा एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+-2 होता है, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में तीनों फार्मूला में से कम एक फार्मूला वाले क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा SP सुरेश महोदय नामक एक वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्केल का आविष्कार किया गया, ठीक है जी, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है, 7 से 14 के बीच में आता है तो क्षारीय कहलाता है, यदि कोई विलयन 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का आवर्त पूछा गया है, आवर्त नहीं बल्कि यहाँ पे वर्ग पूछा गया है, तो 18 हो जाएगा। यदि आवर्त पूछा जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाता। उसके बाद में कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, जो अपवाद में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कार्बन क्या है, तो दोस्तों याद रखिए कार्बन, हीरा, ये सब क्या क्या है दोस्तों, ये अधातु है। कार्बन एक अधातु है, इसके दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, किसके, तो कार्बन के। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवल अम्ल है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन में 4 अम्ल का नाम दिया गया है। पहला एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे डी में देखेंगे तो CH3COOH, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल भी दिया गया है। तो देखिए अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है प्रबल अम्ल तो दूसरा होती है ध्रुवल अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी में दिया गया है प्रबल अम्ल, लेकिन हमें चाहिए ध्रुवल अम्ल, तो ऑप्शन डी में दिया गया CH3COOH, यही आपका ध्रुवल अम्ल हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए कि पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, वहीं आपको बताना होगा। पोटेशियम का संकेतिक चिन्ह के होता है, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम की परमाणु संख्या की बात करें तो 19 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 एक 39 हो जाएगा। तो याद रहे पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान 39 होता है, तो वहीं पे परमाणु संख्या 19 होता है। कैल्शियम का 20, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। अगला सवाल इसमें 23 को देखिए कि निम्नलिखित में से मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे बायोगैस का उदाहरण हमें बताना होगा। तो याद रखिएगा बायोगैस का मुख्य घटक CH4 यानी मीथेन गैस होता है।
तो CH4 कई बार मेट्रिक के एग्जाम पेपर में CH4 देता है, तो कई बार एग्जाम पेपर में आपको मीथेन गैस दे देता है। तो यदि CH4 रहेगा तो CH4 को रंग दीजिएगा, नहीं तो मीथेन होगा तो मीथेन को रंग दीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सभी को बता दें कि साधारण नमक का रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है और NaCl ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहे जाते हैं। मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मान लेते हैं कि C+O2 ये मिलकर बनता है CO2। अब इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों के मिलने से बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कार्बन ये जो ऑक्सीजन है इसे हम क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकारक। अगला सवाल कहता है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देकर आसानी तरीके से आप सभी बता सकते हैं कि यहाँ पे He अर्थात हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग के तत्व में लगभग 6-7 तत्व आते हैं, जैसे हीलियम, रेडान, जिडान, नियान, क्रिप्टान, ये सभी के सभी शून्य वर्ग का तत्व है। तो कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में He दिया जाता है और नहीं तो दिया जाएगा हीलियम। तो याद रहेगा हीलियम का सांकेतिक चिन्ह He होता है जो शून्य वर्ग का एक तत्व है। उसके बाद में कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 में कहता है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया हरित लवक, ग्राना, एस्ट्रोमा, पत्ती। तो याद रखिएगा लीफ अर्थात पत्ती जो है यह एक प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्ती। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग लिवर ग्रंथि यानी अकृत कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। उसके बाद में क्वेश्चन 30 कहता है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पादप में जो जाइलम ऊतक होते हैं ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं और खाद्य पदार्थों के वहन के लिए फ्लोएम ऊतक उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 31 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वो विसन क्रिया के माध्यम से होता है। और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है वो विसन क्रिया के द्वारा ही होता है। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पेपर के लिए। तो याद रखिएगा मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3 होती है, तो वहीं पे मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। चारों ऑप्शनों को देखकर आप सभी तो आंसर समझ ही गए होंगे कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 हो जाएगा। एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो 3 हो जाएगा। मनुष्य में कोष्ठों की संख्या तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो यहाँ पे एमिनो अम्ल के जो विखंडन से बनता है वो बनता है CO जिसे हम लोग कीटोन कहते हैं और NH3 जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला सवाल क्वेश्चन 34 कहता है कि ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है, इसलिए बिना समय गवाएं आप क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन ए मार सकते हैं कि ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। और इसके बाद में कहता है कि एक नर हार्मोन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। टेस्टोस्टेरोन जो है यह एक नर हार्मोन है।
और इसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधि की बात करें तो द्विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बहुखंडन विधि, विखंडन, ये सभी के सभी अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियों में से एक है। इसलिए क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए कि परागकोश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं, और परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में कहता है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो दोस्तों अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वो डीएनए के अणुओं में होता है, इसलिए क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए के अणुओं में। उसके बाद में क्वेश्चन 39 को देख लीजिए कि किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जैव विज्ञान यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। और किस वैज्ञानिक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाएगा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद में है हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रिला पौधों में रंध्र ना ही पत्तियों में पाए जाते हैं, ना ही तना में पाए जाते हैं, और ना ही पत्तियां एवं तना दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं क्लास का साइंस का 1 से लेकर 40 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।